बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेली इमरान खान ने पूरा निज़ाम एक्सपोज कर दिया। आपके सामने तो वो 9 अप्रैल की रात होगी कि किस तरह पूरा जो निज़ाम था वो आपके सामने एक्सपोज हुआ था कि रात को अदालतें भी खुलती है। जब अमेरिकी साजिश हुई थी, आपको रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तो रात को अदालतें भी खुलती है, अराकीन पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त भी होती है, सिंध हाउस में मंडियां भी लग जाती है, पुलिस वैन्स भी आ जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। वो तमाम कहानियां आप सब जानते हैं और आपको इल्म है कि कौन कौन इसके पीछे था और कौन कौन से इदारे थे, कौन कौन से किरदार थे। वो तो सब सामने आ चुका है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन किस तरह वो एक्सपोज हुआ, उनके फैसलों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ कल रात इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से एक बयान मीडिया पे चला और उसमें कहा कि 2 फैसले इसलिए हुए कि उजलत में हुए। तो अब सवाल तो ये बनता है कि ये उजलत आपको क्यों थी? किसके खौफ से आप ये 2 फैसले लिखवा रहे थे? कहां से आप डिक्टेशन ले रहे थे? कौन आपको गाइड कर रहा था? तो एक तो ये एतराफी जुर्म सामने आ गया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो बेशर्मी से काम लिया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, जिनकी वजह से पाकिस्तान चलता है, जो अपना घर छोड़ के बाहर कमाई करके मेहनत करके न सिर्फ पाकिस्तान के तर्जुमान बनते हैं, पाकिस्तान के सफीर बनते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, बल्कि पाकिस्तान रिमिटेंसेस बेचते हैं और उनके पैसे से पाकिस्तान चलता है, उनको इन्होंने बैरूनी एजेंट बना दिया। और मैं मवाजना भी करूंगा शरीफ खानदान के उनके साहबजादे जो मफरूर और इश्तिहारी है, जब पानामा केस चल रहा था उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है तो उनके बच्चे ये नहीं कहते कि करप्शन नहीं हुई, हमारे बाप ने करप्शन नहीं की, इनके कोई जवाब देते, ट्रेल बताते। नहीं, उनका एक ही जवाब था कि हम तो पाकिस्तान के शहरी है ही नहीं। तो जो खुद को पाकिस्तान के शहरी नहीं मानते, वो चोर डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। उनको एक 50 रुपए के एफिडेविट पे जो नवाज शरीफ है उसको बाहर भेज दिया जाता है। जो झूठा एफिडेविट बयानी हल्फी देता है उसको मुल्क का वजीर आजम, इंपोर्टेड वजीर आजम तब बना दिया जाता है जब उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था। लेकिन जो मेहनतकश पाकिस्तानी है, मैं आज उसके ऊपर फोकस करूंगा और फिर मैं आपके साथ इनके जो मुतासिबाना रवैया है उसकी तफसीलात बताऊंगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को सिर्फ नहीं बदला, 2 जो करप्ट जमातें थी उसमें एक नई कुव्वत इमरान खान ने इंट्रोड्यूस नहीं की, एक नई तहरीक सिर्फ अकेले नहीं लेके आए, बल्कि इसके साथ साथ इसके फंडिंग का तरीकेकार भी इमरान खान ने बदला कि ये माफिया ठेकेदारों, चोरों, डाकुओं, बैरूनी ताकतों, बैरूनी मुल्क के एजेंट बन के ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को गंदा कर रहे थे। जिस तरह के फरजंद जरदारी की जुमात पीपल्स पार्टी को स्टेट डिपार्टमेंट ने मार्क सेगल एक यहूदी के जरिए फंडिंग की, इस तरह उसामा बिन लादेन ने भी नवाज शरीफ की जुमात को फंडिंग की। इनकी अपनी जुमात मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई, पानामा की जजमेंट में आया। इसके साथ साथ इनका अपना ऑडिटर कहते हैं कि हमें पता नहीं कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। इस तरह जो लीबिया से मौलाना फजलुर रहमान ने फंडिंग हासिल की और आज भी उनका जो पेशावर का ऑफिस है उसके बाहर लीबिया की फंडिंग का बोर्ड लगा हुआ है। इनसे कोई सवाल नहीं, पैसा कहां से आता है सबको पता है कि किस तरह ये माफिया है, चोर डाकू है, ये कमीशन लेते हैं, ये भत्ता लेते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जुमातों को इस्तेमाल करते हैं, ये बैरूनी ताकतों से पैसे लेते हैं। बल्कि यहां पे एक और चीज भी बताना जरूरी है अपने लोगों को कि 2 मुमालिक ने इमरान खान साहब को भी ऑफर की कि हम इससे पहले एक जुमात को सपोर्ट करते थे, उनको फंडिंग करते थे, तो आपकी जुमात को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इमरान खान ने इनकार किया। लेकिन ये इनका निजाम था, इस तरह पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने गंदा किया हुआ था। और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला इतना मज़हिकाखेज है कि मैं आपके सामने चंद नाम रखता हूं और फिर इससे आप अंदाजा लगाए। आसिफ खान, एक पाकिस्तानी आसिफ खान, जिन्होंने अपनी कंपनी के पेपाल अकाउंट से 2013 में $100 अतिया किए, इनकी कंपनी का नाम भी फॉरेन फंडिंग की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। नासिर अजीज, सिंगापुर से नासिर अजीज नामी पाकिस्तानी अमरीकी ने तहरीक इंसाफ को अपने और अपनी बीवी के जॉइंट अकाउंट से पैसे भेजे। इनको भी इन्होंने ममनुआ फंडिंग करार दिया है। नासिर
अजीज सिंगापुर में रहता है, पाकिस्तानी है। हमाद सईद, इसने भी अपना बयान जारी कर दिया है और यह कहता है कि मुझे भी कि इन्होंने कुछ अतिया किया था पीटीआई को, तो इनका नाम भी इन्होंने ममनुआ फंडिंग में डाल दिया है, जो कि खुद अपनी सफाई दे रहा है। मेहनतकश पाकिस्तानी अब अपनी सफाई दे रहे हैं कि भाई हमें जंग नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, हमारे दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, हम बाहर रह के भी पाकिस्तान के सफीर बन के, पाकिस्तान के तर्जुमान बन के, सब हिलारी परचम लहरा के अपने मुल्क को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन यहां पे आप हमारे ऊपर किस तरह, जो बैरूनी ताकतों से पैसे लेने वाली ताकत है, जो चोर डाकू पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं, वो किस तरह हमारे ऊपर फतवा लगा सकते हैं। फिर इस तरह नौरीन खालिद, दोहरी शहरियत की हामिल खातून जो बरतानिया में मुकीम है, इन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें अपने हक हलाल की कमाई से कानूनी जराई से पीटीआई को अतिया भेजा या फंडिंग की। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ये रूलिंग कानूनी और अखलाकी एतबार से गलत है, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरियों को गैर मुल्की शहरी डिक्लेयर कर दें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ अपना बयान जारी नहीं कर रहे, ये अपना पासपोर्ट भी दिखा रहे हैं, NI कार्ड भी दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में अपने राब्ते भी बता रहे हैं, पाकिस्तान वो कब कब आए वो भी बता रहे हैं। मतलब यार कोई तो शर्म करो यार, पाकिस्तानियों को आपने बना दिया गैर मुल्की एजेंट। माहीन फैसल, ये भी लंदन में मुकीम है, इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, इसने भी वो किस बुनियाद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के अपने मुल्क और लीडर से मोहब्बत में भेजे गए फंड्स पर इन्हें गैर मुल्की शहरी डिक्लेयर करने हैं। पहले इनसे वोट का हक छीना गया, अब इनकी शनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है। बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। और ये फंडिंग कितनी होती है? $10, $20, $50 ये अतिया करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको चंद नाम बता दिए। इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए और अपने स्टेटमेंट में इन्होंने सवाल किया इलेक्शन कमीशन से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, जिन्होंने मुहिब वतन पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में है, जिनकी वजह से पाकिस्तान चलता है, उनको इन्होंने बैरूनी एजेंट डिक्लेयर कर दिया। उनके ऊपर इन्होंने सवालिया निशान उठाए। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो अमरीकी साजिश की, ये मुल्क से गद्दारी है। जो अमरीकी साजिश के अलाकार बने, ये मुल्क से गद्दारी है। जो अमरीका के रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार बने, ये मुल्क से गद्दारी है। मुल्क के ऊपर मुसल्लत होके मंडियां लगा के 1100 अरब रुपए के अपने केसेस मुआफ कराए, ये मुल्क से गद्दारी है। 1100 अरब रुपया के अपने केसेस मुआफ कराने का मतलब कि 1100 अरब रुपया अब पाकिस्तानी कौम महंगाई की शक्ल में भुगतेगी। इनके ऊपर यह अजाब आया, लेकिन वो फतवा लगा रहे हैं मेहनतकश पाकिस्तानियों के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, आपके सामने भी आया होगा कि बहुत सारे हजारों की तादाद में पाकिस्तानी न सिर्फ तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते, इमरान खान को सपोर्ट करते, बल्कि अपने बयान भी जारी कर रहे हैं। यहां पे सवाल यह होता है कि क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें इस तरह चलती होगी कि एक करप्ट शख्स आया, वो हुकूमत पे नाजायज तरीके से अमरीकी साजिश के तहत बैठ गया, फिर वो अपनी पार्टी को किस तरह चलाता है कि इसराइली लॉबी, यहूदी से पैसे ले लो, स्टेट डिपार्टमेंट से पैसे ले लो, लीबिया से पैसे ले लो, उसामा बिन लादेन से पैसे ले लो, ठेकेदारों से पैसे ले लो, माफिया से पैसे ले लो, बाहर से पैसे लेके वो उनके जूते साफ करेगा, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करेगा, भिखारी बनेगा, उनके गुलाम बनेगा। और यहां पे ठेकेदारों से, माफिया से पैसे लेके वो फिर इनको ओब्लाइज करेगा और पाकिस्तानी कौम इसको भुगतेगी। दोनों में पाकिस्तान की हकीकी आजादी का, पाकिस्तान की खुददारी का, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, पाकिस्तान की सालिमियत का और पाकिस्तानी गरीब कौम की जो खून पसीने की कमाई है उसका नुकसान है। लेकिन नहीं, इनको ये निजाम चाहिए। इमरान खान आया, उसने निजाम बदला कि नहीं, मैं फंड राइजिंग इवेंट करूंगा जिस तरह दुनिया में एक निजाम बनता है, जिस तरह की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी फंड राइजिंग इवेंट्स करता है, डेमोक्रेट्स इस तरह करते हैं, रिपब्लिकन इस तरह करते हैं। यही निजाम है ताकि अवाम की ताकत से आप आए, अवाम इस पॉलिटिकल पार्टी को ओन करे, अवाम अपनी लीडर से मोहब्बत का इजहार करे, अवाम खुद इस पार्टी को चलाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो कर ही नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है कि जरदारी बाहर जाएगा, वो फंड राइजिंग इवेंट करेगा, एक ही नारा होगा 10%, 20%, 100%। क्या नवाज शरीफ अपने एवन फील्ड से बाहर नहीं निकल सकता? निकलता है तो चोर और डाकू के नारे लगते हैं, चोर चोर चोर। तो वो तो नहीं कर सकते, वो तो ये फंड राइजिंग इवेंट नहीं कर सकते, वो तो आवाम में जा नहीं सकते, वो तो आवाम में जाने के मुकाबिल ही नहीं है। लिहाजा ये इस ठीक निजाम को गलत डिक्लेयर कर दो। और इलेक्शन कमीशन किसी पे फैसले नहीं है,
आप अंदाजा करें कि इलेक्शन कमीशन का काम था पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा निजाम था कि इसके तहत आप साफ और शफाफ इंतखाबात करा सकते थे। इमरान खान की हुकूमत बनती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बड़ी मेहनत होती है, कानून साजी करते हैं, शिबली फराज को टास्क दिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। वो तमाम चीजें जो इलेक्शन कमीशन की, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन की दानली के ऊपर जो रिपोर्ट बनी थी उनमें जिन जिन नुकात का जिक्र किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसा हो कि वो तमाम जो नुकस थे या दानली के तरीकेकार थे वो इस मशीन से कैसे रोके जा सकते हैं, उसके ऊपर ये मशीन तैयार होता है। इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं कर सकते हम। फिर दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक इमरान खान ने दिया, पाकिस्तान चलाना उनके ऊपर है। रिमिटेंसेस अगर वो नहीं भेजेंगे तो पाकिस्तान बैठ जाता है, रिमिटेंसेस भेजेंगे तो पाकिस्तान का गुजारा हो जाता है, लेकिन उनको वोट का हक नहीं देना। वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक भी इसने नहीं दिया। फिर आपको याद होगा कि इसके साथ सेनेट में इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बच्चे उनके लिए वोट खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और खरीदो फरोख्त की वीडियोस टीवी पे चली। उसका केस हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, उनको कोई सजा, कोई पूछगछ नहीं, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं रोक दिया गया। फिर इसके बाद जो यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से शवाहिद भी थे, ना अहली हुई, न उसके ऊपर फैसला हुआ। सिंध हाउस में मंडियां लगी, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं हुआ। फिर इस तरह पंजाब का जो इंतखाब था उसमें हमारे जो रिजर्व सीट के खवातीन अराकीन थे उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किया क्योंकि हमजा कुकड़ी को सीएम रखना था। फिर इसी तरह नून लीग का एक एमपी था, उसने रिजाइन किया था, उसका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने हमजा कुकड़ी का एक नंबर कम हो जाता। फिर इसी तरह अभी सिंध में जब तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी देखी तो इन्होंने पूरा इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया कि बारिश होगी, बारिश की वजह से पूरा इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया, जिमनी इंतखाब भी और बल्दियात भी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जब दिसंबर में बर्फबारी होती है और काफी अरसे तक 2-3 महीने बर्फबारी वहां पे होती है, रिक्वेस्ट हुई, उन्होंने कहा कि नहीं इंतखाबात करवाओ। फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पहले मरहले में जब तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, लेकिन ट्यूब इस तरह चला कि पहले मरहले में JUI जीत गई है क्योंकि हमारी जो 6-7 तहसील है हम जीत गए थे, उसमें से एक दो पुलिस स्टेशन के रिजल्ट रोके गए ताकि उनको हम आगे दिखा सके। फिर इसी तरह आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर का भाई फैसल अमीन गंडापुर, पहली दफा होता है कि उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाता है। भाई उम्मीदवार ने क्या किया, वो तो अपनी कैंपेन चला रहा है, उसको आप कैंपेन से किस तरह मना कर सकते हो, उसको नाअहल कैसे करार दे सकते हो। फिर हाईकोर्ट गए, वहां से उन्होंने फैसला लिया और इलेक्शन लड़ा और मेयर बन गया और मौलाना को इबरतनाक शिकस्त भी दे दी अपनी ही तहसील के ऊपर, ये फैसला भी किया। डस्का में नून लीग ने 20 पुलिस स्टेशन पे इलेक्शन की दरखास्त की थी, उन्होंने पूरा ही हल्के में री इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिया और फिर से इलेक्शन का कहा इलेक्शन कमीशन ने। फिर इसके साथ साथ अभी कलर सेदा में हमने रिकाउंटिंग की अपील की, कहते कि रिकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। तो मतलब ये तो पार्टी है, उनके साथ मिले हुए हैं, ये तो बी टीम है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये समझ इनको नहीं आ रही कि पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त दे दी। 17 जुलाई के इंतखाब में न सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, पुलिस, इम्पोर्टेड हुकूमत, सूबाई इम्पोर्टेड हुकूमत, वफाक की तमाम नजर आने वाली और नजर न आने वाली तमाम ताकत इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया, अवाम उसके साथ खड़ी हो गई और इमरान खान को जितवा दिया। अब ये जो सारा खेल इलेक्शन कमीशन वाला ये क्या है, अब जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया और कौम ने मुस्तरद कर दिया, वो सारे चेहरे एक्सपोज हो गए, तमाम दबाव, तमाम ताकतें, FIR, शेलिंग, ये चीजें कौम ने बर्दाश्त की, लेकिन वो अमरीकी गुलामी के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया। 17 जुलाई की शिकस्त के बाद ये मजीद बोखलाहट का शिकार हो गए। अब जाहिर सी बात है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियां तो जारी है, मईशत तबाह हो गई, बेरोजगारी बढ़ी, लोडशेडिंग का आगाज हुआ और अब जो नई चीज हो रही है, क्योंकि इस तरह होता है कि अमेरिका आपको ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा था कि ये चोर और डाकू है, इनको मुसल्लत किया जाए ताकि ये अपने लिए NRO दे दे, बदले में उनको अड्डे चाहिए होंगे, एयर स्पेस चाहिए होगा, पाकिस्तान में फिर से ड्रोन हमले करने होंगे, जिस तरह की माजी में 2007-8 का NRO आपको याद होगा और कंडोलीजा राइस ने अपनी किताब में तमाम कहानी लिखी भी है। तो लिहाजा अभी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ जो है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी जारी है और रिजीम चेंज ऑपरेशन में क्या इनको अमेरिका को अड्डे देने की भी कमिटमेंट हुई, क्या यहां पे एयर स्पेस देने की भी बात हुई,
क्या पाकिस्तान में फिर से वो जंग लाई जाएगी? ये बड़े सवाल है। लेकिन कौम की तवज्जो अब इससे हटाने के लिए, और एक बंदा जो इस वक्त रुकावट है, अमेरिका को इसलिए नापसंद है कि अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कहता है। यूरोपियन यूनियन इसलिए खिलाफ है कि उनको कहता है कि क्या हम आपके गुलाम हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। आजाद खारजा की पॉलिसी की बात करता है, दुनिया को कहता है कि मैंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ, 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मुझे मुंतखब किया, मैंने उनके लिए फैसले करने हैं, मैं रूस जाऊंगा, सस्ता तेल वहां से लाऊंगा ताकि मेरे कौम के ऊपर महंगाई का बोझ ना हो। दुनिया से सवाल पूछता है, वहां पे उनसे सवाल पूछने की वो ताकत भी रखता है। सारी दुनिया के मुसलमानों की वो तर्जुमानी करता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में खड़े होकर या कनाबुद या कनस्तईन से आगाज करता है और पाकिस्तान को भी मदीना की रियासत की तर्ज पे फलाही रियासत बनाने का अज़म करता है। वो दुनिया को आईना दिखाता है, इस्लाम को कैसे आप दहशतगर्दी से जोड़ सकते हो, वो सवाल पूछता है। वो सवाल करता है कि किस तरह दुनिया में आपने मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगला, अरबा मुसलमानों की आपने इज़ार राय की आजादी के नाम पर दिलाजारी भी की, और फिर मुसलमानों को आपने दहशतगर्द और तशद्दुद वाली कौम भी कहा। ऐसा नहीं चलेगा। सवाल पूछे उसने, वो खड़ा रहा, उसने मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठाई और इस्लामोफोबिया को दुनिया में उसने इशू बनाया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया में उसने करारदाद मंजूर कराई। यहूदी लॉबी इसलिए खिलाफ है कि वो फलस्तीन के हुकूक की बात करता है। वो अपने अकीदे की बात बयान करते हुए कश्मीर का सफीर बन के फलस्तीन की बात करता है। लिहाजा उनसे तो ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी बाहर जायदादें ही नहीं है। न लंदन में जायदाद है, न अमेरिका में जायदाद है, न उसने करप्शन की है, न उसकी कोई कमजोरी है उनके पास। वो खड़ा रहता है, वो सवाल पूछता है, वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो खुददारी की बात करता है, वो मुसलमानों को उनकी जो तारीख है वो बताता है। वो ये कहता है कि मैं आजाद पैदा हुआ था और मैं आजाद जीऊंगा, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, ये जमीन का टुकड़ा नहीं था, हमने यहां पे इसको दुनिया में मिसाल बनाना था, ये फलाही रियासत बननी थी, इसने दुनिया को मिसाल के तौर पे इसने दुनिया के सामने होना था। ये पाकिस्तान में भी हकीकी आजादी की बात करता है। जलसे में कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस असल पैगाम की तरफ पाकिस्तान को लेके जाता है। जंग बहुत बढ़ चुकी है। अब ये इनका ख्याल है कि कभी इलेक्शन कमीशन का इशू बना के, कभी इनके ऊपर बगावत के FIRs करके, कभी पूरा मीडिया भी इनके साथ मिला हुआ है, इश्तिहारात दे रहे, अरबा रुपए के इश्तिहारात दे रहे, कौम भूख से मर रही है, उनको इश्तिहारात दे रहे, लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अकीदा पुख्ता है, मकसद बड़ा है, हकीकी आजादी की बात हो रही है। बयानी और सियासत से यह बात बहुत आगे निकल चुकी है, कौम कड़ी हो गई है। आप कितना गिरोगे? ओवरसीज में हरकत पाकिस्तानियों को आपने बैरूनी मुल्क एजेंट बना दिया, लेकिन लीबिया से फंड लेने वाले, स्टेट डिपार्टमेंट से फंड लेने वाले, यहूदी अमरीकी जो मार्क सेगल है उससे फंड लेने वाले, उसामा बिन लादेन से फंड लेने वाले, दुनिया के मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट के मुमालिक से फंड लेने वाले, वो तो एजेंट नहीं है। जो अमरीकी रिजीम चेंज के साजिश का हिस्सा बने वो तो एजेंट नहीं है। और मैं सवाल करता हूं बसद एहतिराम कि सुप्रीम कोर्ट, सदर पाकिस्तान और स्पीकर साहब ने एक मरासला भेजा था, वही धमकी आमेज मरासला, जिसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हुआ, जिससे रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हुआ। आज तक कोई कमीशन बना? आज तक कोई सवाल हुआ? किसी ने यह सवाल पूछा कि वजीर आजम तो इमरान खान था, तो ये फिर किसको कह रहे थे कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे? ये किससे अपील कर रहा था कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, ये कामयाब होना चाहिए? इसके ऊपर किसी ने सवाल किया कि हुकूमत तो इमरान खान की थी, उसरा की पुलिस वैन किसके हुक्म के मुताबिक वहां पे आ रही थी? ये किसी ने सवाल पूछा? क्या कमीशन बना? क्या उन किरदारों से सवाल हुए? नहीं हुए। लेकिन एक चीज के ऊपर बात हो रही है कि इमरान खान को किस तरह रोका जाए। और कल तो मैंने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में एक इशारा दिया था, आज मैं उसी बात को रिपीट करता हूं कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान की बात की क़ियादत को बुला के कहा जाता है कि आप में से क्यों आगे कोई नहीं आता कि वो पार्टी संभाले। ये पार्टी इमरान खान की है, यहां पे कारकुन इमरान खान के नाम पे है। पाकिस्तान में सियासत ही इमरान खान के नाम पे होती है, बल्कि पार्टी तो छोड़े, इस वक्त पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए खड़ा होने वाला इमरान खान है, तमाम ताकतों को चैलेंज करने वाला इमरान खान है, आपकी तमाम ताकतों को शिकस्त देने वाला इमरान खान है। ये जो लोग नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके निकलते हैं, इनकी उम्मीद इमरान खान है। ये खुददारी इमरान खान ने उनको सिखाई है।
अपना असल मकसद इमरान खान ने उनको बताया है। ये आप नहीं कर सकते, आपका कोई हरबा काम नहीं आ सकता। आप मान लें कि शिकस्त हो गई है, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान आगे जा रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।